जी भाई 75A4 शुरू करते हैं, बस 20-25 मिनट, ठीक है जी इंशाल्लाह, फिर आपकी सुनते हैं सबकी। ये वाला क्वेश्चन हो गया था 65 वाला, ये 65 अच्छा 25 हो गया था। हाँ ये वो था ना, वो फर्नीचर वाला नॉन करंट एसेट वाला, तो इसका जवाब मैंने बताया था डेफर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज्ड। अच्छा अगला सवाल पढ़िएगा, कहता एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, सारी वही बातें हैं। द रिलेटेड डेट वाज टेकन नाइदर, कहता ये जो फंड है ना, ये ना तो लिया है आपने टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड, कहता ये फ्यूचर पीरियड के एक्सपेंस से रेलिवेंट नहीं है। कहता नॉट टू फंड परचेज ऑफ एनी कैपिटल एसेट। जी मेरे भाई ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड वाली है, कहता ना तो ये फंड से रिलेटेड है, फ्यूचर के एक्सपेंस वाले फंड से, ना ये कहता जी कैपिटल एसेट से रिलेटेड है। तो सर फिर बताएं, ये तो फिर पास में किसी एक्सपेंस से रेलिवेंट होगी, तो ये तो सीधा का सीधा किधर चला जाएगा, इनकम के अंदर चला जाएगा करंट पीरियड में, ठीक है भाई। अच्छा जी, कहता रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट पीरियड, ठीक है सर। नेक्स्ट कहता एनपीओ अर्नड इन्वेस्टमेंट इनकम डेट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट। बता दें यार एंडोमेंट के बारे में क्या उसूल है। हाँ जी कहता जी ये वाली जो कंट्रीब्यूशन है, ये इसको किस तरह रिकॉर्ड करना है जी, नेट एसेट्स के अंदर इंक्रीज आ जाना है, सही है, तो जवाब बता दीजिएगा। कहता रिकॉग्नाइज इन डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। जी मुझे पता है बहुत तंगी से बैठे हैं आप लोग। अच्छा जी भाई हल्ला गुल्ला कर लें बस 15 मिनट और दे दें। 27 की गुड्डू ऑप्शन है चार्ली। मुफ्ती उठ के आगे आ जा यार। अच्छा जी यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना है, इधर देखिएगा जरा। ये जरा 3.2 ओपन कीजिएगा थ्योरी का। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं जी, ये रहा, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 इन्वेंटरीज एंड नॉन करंट एसेट जी 860 है जी, सफा नंबर 860। ये सुनना जरा बात सुनना, कहता ये मटेरियल के बारे में बात लिखी है। भाई मटेरियल अगर हमें रिसीव हो गया तो एंट्री क्या होती है, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल रिसीव हुआ CWIP डेबिट फेयर वैल्यू से, ऐसे ही है ना, और रेलिवेंट फंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कहता व्हेन एनपीओ रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड गुड्स, कहता द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ, ये बात तो हुई है मेरा ख्याल पहले। अच्छा जी आगे हुई आगे, कहता टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। कहता जी सुने कहता सुनना भी बात सुनो। कहता अगर कोई चीज है आपकी एक एनपीओ है, वो चीज जो है वो बड़ी नॉमिनल वैल्यू पे मेंबर्स को दे देती है या मुफ्त में दे देती है, उसके बारे में सूल लिखने लगा। कहता एन एनपीओ शैल मेजर इन्वेंटरीज एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हेन दे आर हेल्ड फॉर। वैसे नॉर्मल असूल क्या होता है, इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कहता अब एनआरवी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि किसके साथ करना है, कॉस्ट का एंड करंट रिप्लेसमेंट। जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने पढ़ाई थी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर। कहता अब ना एनआरवी के साथ कंपैरिजन नहीं है, कब, जब चीज या तो बगैर पैसे लिए दे दी जाए, या फिर नॉमिनल वैल्यू का मतलब है चीज थी 600 रुपए की, आपने 100 की दे दी, 60 की दे दी, 150 की दे दी, इसे कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। कहता जी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, चाहिए सर।
अगर इस तरह की बात अगर कोई पेपर में आ गई, हाँ जी, अगर इस तरह की बात पेपर में आ गई भाई, तो फिर आपने देखना है, आपने कहना फिर लोअर ऑफ क्या होगा, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर जो ओरिजिनल कॉस्ट है चीज की। ओके भाई जी, ये बात है जी जब डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज और नॉमिनल चार्ज की बात हो रही हो, या फिर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। जी ये क्या है, कहता किसी भी चीज को आप खुद इस्तेमाल कर लें अपने ऑफिस वगैरह के लिए। भाई बात समझ रहे हैं, बस उसूल ये बना, जब पेपर में लफ्ज लिखा होगा कोई चीज है वो नो चार्ज या नॉमिनल चार्ज का लफ्ज आ जाएगा, तो उसके लिए आपने उसूल याद रखना है, आपने लोअर ऑफ कॉस्ट वर्सेस एनआरवी नहीं करना, बल्कि क्या करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट करना है। क्या करना है भाई? अच्छा ये जरा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। कहता ये पैनाडोल की जो टैबलेट नहीं है भाई, ओ भाई हेलो, ओ इधर देखो, इधर ये जो पैनाडोल की टैबलेट है, कहता रिसीव्ड इन काइंड। रिसीव्ड इन काइंड का मतलब है पैसे नहीं मिले, कोई चीज, अगर कोई चीज मिल गई है, पैनाडोल मिल गई, अगर कोई चीज मिली है शहरी, ये देख इधर, अगर कोई चीज मिली है आपने उसको फिर किस पे रिकॉर्ड करना होता है, फेयर वैल्यू पे। इधर देखें ये 3 चीजें उसने आपको दी हुई हैं, हाँ जी, कहता कॉस्ट, एनआरवी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू, कौन सी चीज रेलिवेंट है जी मेरे भाई? जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इधर क्या आ जाएगा जी। अब इन दोनों का कंपैरिजन होना है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का और किसका, फेयर वैल्यू का। ऐसे ऐसे उठ के देख रहा है, ये देखिए ले, सही है भाई। कहता कॉस्ट इक्वल टू फेयर वैल्यू बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज, भाई देखें जब कोई चीज आपको इन काइंड मिलती है, फिर आपने ओ भाई चुप हो जाओ ना, क्या कर रहे हो, जब कोई चीज क्या कहते हैं इन काइंड आपको मिलती है, फिर आपने कंपैरिजन कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं करना, फिर फेयर वैल्यू वर्सेस, जी इसके साथ लिख लें, जब कोई चीज इन काइंड मिलती है फिर कंपैरिजन होगा, बोले शाबाश, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्सेस फेयर वैल्यू। ये छोटी सी बात याद कर लें, ये एमसीक्यूज में आ सकती है भाई। जब कोई चीज जो है वो क्या उस इन काइंड मिले आपको, तो फिर कंपैरिजन किसके साथ होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्सेस, जी जी इधर नॉमिनल वाला वो नहीं है ना, ये तो चीज मिल गई ना इन काइंड आपको जी लोअर ऑफ दोनों में से, सॉरी इधर लोअर ऑफ नहीं लिखा मैंने। हाँ अगली बात भाई, बाकी उसूल वही हैं। कहता परचेज्ड फॉर कैश, क्या किया भैया, कैश। अब मुझे बताएं जब आपने चीज परचेज की, नॉमिनल वैल्यू का लफ्ज आ गया, तो अब आपने किन 2 चीजों को कंपैरिजन करना है, कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट वर्सेस, ये देखो पढ़ लो सवाल, ये पढ़े। कहता इधर सवाल पढ़ें, कहता मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ विच प्रोवाइड मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरियाज एट नॉमिनल चार्ज। जब नॉमिनल चार्ज का लफ्ज आ जाए, जब नॉमिनल चार्ज का लफ्ज आ जाए और इन काइंड हो, फिर कंपैरिजन होगा फेयर वैल्यू वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर इन काइंड का लफ्ज आ गया, अगर इन काइंड, ये देखें ना इसके साथ लिंक करो, अगर इन काइंड का लफ्ज आया, फिर कंपैरिजन किसके साथ होगा, फेयर वैल्यू वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो दोनों में से, जी तो एंट्री यही होनी है और क्या होनी है, किताबों में रिकॉर्ड करना, हाँ जी जी सिंपल एंट्री है ना इसकी, तो फिर आपको चीज मिल गई ना, वो डेबिट हो जाएगी हाँ जी फंड। अच्छा सुने भाई सुने, किताबों में फिर एसेट किससे आ रहा होगा, इधर आएगा मेरे भाई 26,000 से, कितने से, 26। अगली बात सुने, कहता एसेट परचेज किया, परचेज फॉर कैश, अरसलान इधर देख यार, इधर परचेज फॉर कैश और नॉमिनल अमाउंट है, आप बताएं कंपैरिजन किसके साथ होना है, कॉस्ट वर्सेस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जी बताएं शाबाश भाई, ये है 24,000, ये है 24,500, दोनों में से लोअर बता दो, 24,000, इधर देखें। ओके भाई, अच्छा जी अब आ गई जी पता नहीं इतनी औखी हैं, इमोडियम मेरे भाई, इधर भी 12,000 है, इधर भी 12,000 है, तो दोनों बराबर कोई। अच्छा अगली आ गई जी भाई, इधर है 15,000, इधर है जी 14,700, लोअर। नेक्स्ट टाइम भैया
ये 18,000 है और इधर है 18,300। जी बोले। ओके, ये बात समझ आ गई। ये एग्जांपल एक दफा देख लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए शायद आ जाए। ये मेरे भाई कलेक्शंस के बारे में कल आपको बातें बता दी थी। ये नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं होते, ये नॉन करंट एसेट होते हैं, लेकिन इनको नॉन करंट एसेट से अलहदा करके लिखना है। ओके भैया, और सही है ना? अच्छा जी। अच्छा भाई, एक नोट लिखें। जी एक नोट लिखें जी। इसी पेज पे लिख लें। 862 पेज पे लिखें जरा। बस उसूल लिखवाना ना एक। भाई एक नॉन करंट एसेट यानी डेप्रिशिएबल एसेट के बदले में आपको कंट्रीब्यूशन मिली। क्या मिली? जी जी बिल्कुल लिखना है। हैं? एग्जाम्पल भी लिख लें, कहीं लिख लें, बस जिधर आपने उसूल लिखे हुए हैं उसूलों वाले सफ़े पे लिखना है आपने। जल्दी 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 कर लें। चलें भाई, एक नॉन करंट एसेट के बदले में, नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएबल वाला, कहता आपको कंट्रीब्यूशन मिली। आपको क्या मिली भाई? आप खुद बताएं, भाई, आपको कंट्रीब्यूशन मिली है नॉन करंट एसेट के बदले में। अब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वैसे वैसे डेफर्ड इनकम में तब्दील होती रहेगी। जब कंट्रीब्यूशन मिली, आपने क्या कहा? कैश डेबिट, और जो रेलिवेंट फंड होगा वो यानी डेफर्ड इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड होगा ना। अच्छा आगे लिखें। 1-2 साल के बाद एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आग लगने की वजह से या कोई भी मसला हो गया ना, एबनॉर्मल लॉस। जी अभी मैं तेरा निकालता हूं धरना। 1-2 साल के बाद एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आगे ब्रैकेट में लिखो एबनॉर्मल लॉस। जी लिखें एबनॉर्मल लॉस। तो एसेट को कैरिंग अमाउंट से किताबों से बाहर निकाल देंगे। एसेट को कैरिंग अमाउंट से किताबों से बाहर निकाल देंगे। सही है ना? यानी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बुक वैल्यू से जी बाहर। और ठीक है, लिखे शाबाश। नहीं डिस्ट्रॉय हो गया ना आग लगने की वजह से, अब नॉर्मल लॉस हुआ ना, नॉर्मल थोड़ी है। अगली बात मेरे मासूम दोस्तों, चलो अज्यूम कर लो ना, जो मैंने कहा वो सही है। अब सुनिएगा, आपकी किताबों के अंदर यानी एनपीओ की किताबों के अंदर डेफर्ड इनकम तभी भी पड़ी होगी। भाई आपने कहा जी कैश डेबिट, वो फंड जो रेलिवेंट फंड जो डेफर्ड इनकम वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और ऐसे ही है ना, लेकिन आपने तो इसे आहिस्ता आहिस्ता करके डेप्रिशिएट करना था और उसी बेसिस पे क्या करना था? आपने इसे इनकम का पार्ट बनाना था। लेकिन अब तो देखें एसेट तो डिस्ट्रॉय हो गया, उसने 5 साल इस्तेमाल होना था, वो हुआ 1-2 साल। अब अगली बात, जितनी डेफर्ड इनकम किताबों के अंदर मौजूद है, उससे डेबिट कर देंगे। उसे क्या कर देंगे भाई? डेबिट। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, वैसे इस कंट्रीब्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को डेबिट कर देंगे और मेरे भाई कंट्रीब्यूशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर देंगे और कंट्रीब्यूशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर देंगे। और ठीक है चांद। अच्छा देखिए, आपके पास डेफर्ड इनकम का बैलेंस पड़ा होगा ना, उसको डेबिट किया। अब क्रेडिट किसको करना है? इनकम में ले जाएंगे जो कंट्रीब्यूशन रह गए उसी अमाउंट से। अच्छा अब सवाल पढ़ लें,
कहता जमील मेहताब डिस्पेंसरी एनपीओ, कहता हैड कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 6 लाख, कहता एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितना 4 लाख का। कहता एट दैट डेट उस दिन फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग, कहता अब बिल्कुल तबाह दे, क्या हो गया भाई तबाह दे, बिल्कुल खराब हो गया। कहता प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, जी भाई एसेट इस टाइम किताबों के अंदर 6 लाख रुपए से मौजूद है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो जाएगा 6 लाख से और एसेट बुक वैल्यू से क्या हो जाएगा, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस कितना है आपके पास 4 लाख, कितना है 4 लाख, ये रहा मेरे भाई, इसको डेबिट कर दें 4 लाख से और क्रेडिट किसे करें, कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू को। एग्री, एग्री सर। अच्छा जी अब आए एमसी, जी जी, और जुहेब को छोड़, इधर देख जुहेब जुहेब जुहेब, इधर आए जी क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लें। कहता एनपीओ है 6 एनपीओ, अभी जो मैंने 2-3 बातें बताई ना इनसे रेलिवेंट हैं। एनपीओ हैज 1600 bags of rice to be sold only to members of unprivileged community। कहता था कॉस्ट ऑफ राइस, कहता जी चावलों की जो कॉस्ट है टू द एनपीओ इज ₹600 पर बैग, कहता एनपीओ का कॉस्ट कितने की पड़ी 600 रुपए की। अब वो जारी सी बात है, मेरा ख्याल है अपने जो कम्युनिटी है उसको सस्ते दामों बेच रहे होगा ना, ये नहीं पता, मैं पूछूंगा जाके ना, ये नाम लिखा होता ना तो मैं भी कॉल कर लेता, पूछ लेता हेलो। हाउएवर बस 5-6 मिनट रह गए। द एनपीओ सेल्स 1 बैग टू द अनप्रिविलेज्ड पर्सन फॉर ₹50 ओनली, यानी क्या हुआ, ये नॉमिनल वैल्यू आ गई ना। तो भाई इस केस में मुझे बताएं हाउ शुड दीज 16,000 बैग्स बी मेजर्ड, लोअर ऑफ क्या जी मेरे भाई, एट लोअर ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड, किसी ने नहीं देखा, सारी दुनिया को बताओ कि गलती होगी सर से, और ऊंची बोल, वो तो कैमरे के पास भेज दूं, एड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, भाई सही है ना, ओके यही सूल पड़ा यार, यही सूल पड़ा ना। इधर देखेंगे इन काइंड वाला सिनेरियो नहीं है, और भाई ये तो हमने कॉस्ट पे की है इसकी 600 एनपीओ ने, आगे अपने मेंबर्स को कितने का बेच रहा 50 का, यानी नॉमिनल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। अच्छा जी अगला, अब ये भी ध्यान से, ये भी अभी पढ़ के आए हैं। एनपीओ हैड कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट कैरिंग वैल्यू ऑफ 8 लाख एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ 860 और 480। अच्छा बात सुनना, आप ना डेफर्ड इनकम लिखने की बजाय ना डेफर्ड कंट्रीब्यूशन लिखना है आपने एनपीओ में, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि इधर देखें ना हम एंट्री असल में क्या कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जी कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, फिर उसके बाद ये क्रेडिट, फिर उसके बाद मेरे भाई डेफर्ड कंट्रीब्यूशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, इधर इनकम लिखने की बजाय ना आपने कोशिश करनी है कंट्रीब्यूशन के लफ्ज को लिखने की। डन जी, कहता एसेट की कॉस्ट कैरिंग वैल्यू है 8 लाख और भाई अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस है कितने का 480 का। एट दैट डेट द फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। जी बताएं जी, बताओ बच्चों, 8 लाख से एसेट किताबों से बाहर, इंपेयरमेंट लॉस सॉरी एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रॉफिट और लॉस में, और क्या उसका नाम है एसेट जो है वो कितने से क्रेडिट 8 लाख से बुक वैल्यू से, और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन मेरे भाई 480 से डेबिट, और मेरे मासूम दोस्तों कंट्रीब्यूशन 480 से क्रेडिट। पेमेंट होगा कि एबनॉर्मल लॉस? नहीं एबनॉर्मल लॉस एंड इज नाउ वर्थ नथिंग ना। चले देख जाना तो बहरहाल प्रॉफिट और लॉस में ही है ना। अच्छा जी उसूलन पता क्या होना चाहिए, इंपेयरमेंट का मतलब है आपके एसेट 100 रुपए का है, अब जो है क्या उसका नाम है इंपेयर होके कुछ वैल्यू का रह गया, इधर तो कह रहा है इज नाउ वर्थ नथिंग, 0 रुपए का पड़ा हुआ है किताबों में, ठीक है ना, बिल्कुल जाया। तो इसका जवाब बता दो,
राइट डाउन द फर्नीचर 800 एंड रिकग्नाइज रेवेन्यू, ठीक है, रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड और रिस्ट्रिक्शन हैव बीन कंप्लाइड विद। राइट डाउन द फर्नीचर बाय इतना एंड ट्रांसफर ₹480 रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। भाई बेटा जवाब है ना, ट्रांसफर देखो, ट्रांसफर थोड़ी करना है हमने इसको, हमने तो डायरेक्टली इसको किधर ले जाना, 480 को डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को डेबिट करके 480 से रेवेन्यू में लेके जाना है। बीटा जवाब है, ये ट्रांसफर ट्रूसर वाली बातें गलत हैं जी सर। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन इसमें बच्चे फंसते हैं इस क्वेश्चन में। ना ना गुड्डू, डायरेक्टली इन नेट एसेट्स, हाँ नेट एसेट्स में नहीं ना डायरेक्टली लेके जाना आपने जी। ये अच्छा जी, कहता जी सुबह सुबह फुटबॉल क्लब हैज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फी ऑफ ₹800 पर मेंबर। कहता था क्लब हैज 240 मेंबर्स ऑन 31 दिसंबर 2018। नंबर ऑफ मेंबर्स बताइएगा भाई, और फी भी हाईलाइट करती मैंने, पेपर में आपने भी ऐसे ही करना है। कहता नो फ्रेश मेंबर वर एडमिटेड ड्यूरिंग 2018। कहता 2018 में कोई नया मेंबर नहीं आया। क्या इसका नाम है मुनी, मैं बताता हूँ दोबारा आके। कहता बट 30 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1 जुलाई 2018। अच्छा जी, अब बात सुनना मेरी गौर से, टोटल मेंबर्स कितने हैं भाई, 240। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, इधर देखें, ये टाइमलाइन बनाएं, ये टाइमलाइन बनाएं। 31 दिसंबर 2018 पे आए और मुझे बताएं इस दिन खड़े होके अगर देखें तो कितने मेंबर्स हैं। और चन्न 240 हैं। ऑन 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 का मतलब होता इस दिन। कहता कोई बंदा जो है नया नहीं आया। कहता लेकिन बट 30 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन, इधर आए जरा, ये 1 जुलाई पे 30 मेंबर छोड़ गए। इसका मतलब है इधर आऊं तो 270 मेंबर ये असल में। देखें मेरी बात सुने आप, 200 इधर सुने भाई, और चंद बात सुनो, 240 मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे रेवेन्यू आ रहा है पूरे साल का। 30 मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे रेवेन्यू आ रहा है सिर्फ 6 महीने का। मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं? टोटल मेंबर्स हैं मेरे भाई 270 ने 270 से हमें रेवेन्यू आया 6 महीने। एग्री करते हैं? और इधर तक तो 270 ही थे ना, और इससे ऑनवर्ड्स 30 चले गए तो 240 रह गए। रेवेन्यू निकाल के दे, इनकम पूछ रहा है वो, निकालो इनकम निकालो भाई। मेरे 270 से रेवेन्यू इधर तक आया, 6 मंथ्स का रेवेन्यू आया 270 से, और मेरे भाई 240 लोगों से रेवेन्यू आया 6 महीने का। इस तरह कर लेते हैं 240 से पूरे साल का आया, और 30 2-3 तरीके हैं जिस तरह जिसको समझ आता है जी। 204 आया जी मेरे भाई 204 कैसे आ रहा है, अकल के अंधे। सिर्फ 30 मेंबर्स का रेवेन्यू नहीं लेना। इधर सुन लेंगे ना उधर। मेरा पहला सवाल, 1 जुलाई 2018 तक कितने मेंबर रहे? 270 270 मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू ऑफ पर मेंबर 800। शाबाश, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, कंफर्म जन्नती, ये ठीक है भाई। अच्छा जी, अगले 6 मेंबर्स, अगले जो 6 महीने हैं उसमें मेरे भाई कितने मेंबर्स हैं? 30 छोड़ गए, सही है जी। जाने वाले को कुछ नहीं कहते, जाने देते हैं जी। जो छोड़ गया उसे भूल जाओ। अच्छा मेरे भाई 270 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय एक मेंबर से रेवेन्यू ₹800 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। नहीं मैं लैदा कर लूँ ना, जरा आसानी है मंथली सब्सक्रिप्शन जी। मंथली है तो फिर 6 महीनों से ही करना पड़ेगा ना जी। बताएं जवाब। 12। अच्छा आगे आए भाई। अब भाई अगले 6 महीने, ये रेवेन्यू है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक। भाई अगला जो रेवेन्यू है वो है 1 जुलाई से लेके 31 जी
इधर भाई कितने मेंबर छोड़ गए, तो पीछे कितने रह गए? मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। हाँ जी 1150 बताओ। 2448 मुझे लगा ये ठीक है भाई, ओए ओके है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको। हो गया सर, ये हो गया। यही आना था ना। हा इस सवाल में है, इस सवाल में लगेगा पता आपका, इस सवाल में लगेगा मेरे भाई आपका पता। अभी टिटो पार्टीज कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको पास करे। ऐसे नहीं, फिर ऐसे फिर सही है। ये सवाल करो, ये करो सवाल भाई। कह रहे 5 मिनट में, 5 मिनट में मरे, ये सवाल होगा जी। 31 नंबर MCQs कर दें। 1 घंटे से लगा, यकीन कर इससे दोबारा नहीं फूल रहा, इसने क्या जिंदगी में करना है। आधे घंटे से लगा ना, सवाल कर रहे हैं ना, इसे दोबारा फूल रहे हैं। आप सिखा दे जी मेरे भाई। और वो सीटी पे जा रहा है, उसे सीटी पे नहीं बज रही। ये हालात हैं हमारे यूथ के। जी मेरे भाई 31 नंबर लेक्चर, 31 नंबर MCQs कर दें। नहीं होगा आपसे, नहीं होगा, मुझे पता है। अच्छा फिर आपने ना 5 मिनट खामोश रहना है, उसके बाद फिर आपका दिन है, फिर जो भी है अभी खामोश। अच्छा जी आए, इधर आए। सब्सक्रिप्शन इनकम, खामोश भाई खामोश, अब आवाज नहीं, आवाज नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अरसलान चुप भाई चुप। सब्सक्रिप्शन इनकम हमसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है भाई? देखें बहुत ज्यादा बैलेंस फैला हुआ है। टी काउंट पहले ही बना लें। सब कितने नंबर का? ये 2 मार्क्स का होगा। और भाई इतना डाटा नहीं है, गौर से अगर पढ़े तो। सबसे पहले इधर देखें, आपको इतना पता ना, आपको इतना पता है इनकम के केस में कैश आता है। कैश अपने अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, इधर क्या हुआ होगा, और इसके ऑपोजिट साइड पे जो डाटा आपको कह रहे हैं ना, बस वो लिखते जाएं। और अब बोलना नहीं है किसी ने, बीच में नहीं बोलना। इस MCQs के बीच में ना बोल। अच्छा जी, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018 फॉर 2019। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, आप बात सुनना, हमने जो रिसीट लेनी है ना वो 2019 वाली उठा के कैश में लिखनी है इधर भाई। जो 2018 में पैसे रिसीव किए बनते 2019 के थे, वो क्या है इस टाइम? इस टाइम लायबिलिटी। इस टाइम क्या है? मैंने ये नहीं कहा कि बोलना नहीं, मैंने कहा जब मैं कहूं तब बोल लेना। वो कहता सर बीच में नहीं बोलना। अच्छा जी 180,000, 180,000 ओके भाई। अगला सवाल बहुत अहम, बहुत। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019 फॉर 2000। कैश में आएगा, कैश में कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2018। अच्छा जी सुनना, कहता 2019 में पैसे रिसीव किए 2018 के। इस वाले पॉइंट को और मेरे भाई इस वाले पॉइंट को पढ़ना है, ये कैश में आ जाएगा। इन दोनों को पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है इकट्ठा करके। इधर देखना, इकट्ठा करके पढ़ना है। कहता सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2018। कहता है 1.5 लाख रुपया। कितनी है?
कितना भाई? 1.5 लाख रुपया। कितना सर? 1.5 लाख रुपया। जी मेरे भाई कहता जो सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 आउटस्टैंडिंग एज ऑन, कहता आउटस्टैंडिंग कितनी है? असल में कहना यह चाह रहा है, कहता टोटल अमाउंट बनती है सब्सक्रिप्शन की जो रिसीवेबल है 1.5 लाख रुपया। कहता लेकिन इसमें से कहता हमें 2018 में मिली कितनी? 90,000 रुपया। मिली कितनी? 90,000 रुपया। ये टेक्निकल पॉइंट था इसमें, 90,000 मिला। एग्री करते हैं आप? अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 19। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं रिसीव कितनी हुई, आप कहेंगे सर ये वाली रिसीव हुई, 1.5 लाख में से ये रिसीव हुआ जो 18 का है। कहता 19 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। अगर मैं कैश रिसीव पूछूं आप कहेंगे सर ये भी ऐड होगा। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2020। मुझे जरा कैश का बैलेंस बता दीजिएगा। एग्री कर गए आप? अच्छा जी। कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है। नहीं सही कह रहा, क्या सही रहा है? आपको मैं 20 सेकंड देता हूं और आप सोचें। मेरा आपसे सवाल, 19 का तो एज ऑन 31, कहता ये है जी 2019 की। ये किसकी है? ये सिर्फ 2019 की। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 19, ये किसकी है मेरे भाई? 2019 की रिसीवेबल। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो 19 का रिसीवेबल हो गया, 18 का अभी कितना रिसीवेबल है? 18 का कितना रिसीवेबल है? 1.5 लाख टोटल था, उसमें से 90,000 आपको मिला, 60,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो भाईजान 3,25,000 में 60,000 ऐड कर दें। जी इधर आए। प्लस कहता ये, हाँ टेक्निकल था मैं मानता हूं। कहता 3,25,000 तो 2019 का है। इसको ना इस तरह कर लें, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 आउटस्टैंडिंग फॉर 2009। इस तरह, इसको इस तरह कर लें फॉर 2018, आगे दिसंबर लगा लेना, ठीक है भाई। अच्छा भाईजान इधर देखें, 3,25,000 तो आ गई है किसकी? 2000। ये कौन सा साल है? 18 की टोटल थी मेरे भाई 1.5 लाख रुपया। कहता इसमें से आपको जो रिसीव हुआ है, ये देखें उसने बताया हुआ है, कहता वो है 90,000। कितना है? 90,000। तो मेरे भाई रिसीवेबल बाकी किधर है? राइट ऑफ कर दूं मैं? नहीं कर सकता ना, उसने बताया नहीं। तो बाकी क्या है? तो भाई ये कितना आया बोलो? बैलेंसिंग बता दीजिएगा सर। 1905 जी जी। इधर भी क्लोजिंग आएगा सर, इधर भी क्लोजिंग आएगा सर। यस सर, वो जो 2019 की है, 2020 की 2020 ओ सॉरी कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 19 फॉर 2020। कहता 20 की कब रिसीव कर ली आपने? तो ये लायबिलिटी है ना भाई, 2 लाख 200 की। जी बैलेंसिंग बताइएगा। ओके दिया था 2018 का ऑप्शन अलग से दिया था। अभी जो रीसेंट अटेम्प्ट में सवाल आया ना, वो जरा देखिएगा। पीछे सॉल्यूशन ये ले, चलो भी चलो। पहले वाला कौन सा? ये लो, चलें भाई। 2 MCQs रह गए हैं बस करवाने वाले।
जी जी, काश इतनी खामोशी पूरा सेशन रहती, अब क्या फायदा रो जितने जितने फर्मा बरदार अब बने हुए तुम। क्या फायदा रो नहीं बोल नहीं लेते, चुप हो जा। एक मिनट है इतना तू अल्लाह के लिए काश ही रहे तो दोबारा जॉन एलिया। जॉन एलिया सर मजदार बना हुआ शेर बड़े बोलता है। अच्छा छठी कॉपी है जर्नलिस्ट का इक़्तिदार है सर, छठी कॉपी है। भाई मेरे ये जरा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं आप? सर नजर नहीं आ रहा। आगे से हमने की बात की आप जी सर, ये आ गया which of the following specifically is created out of which of the यार ये गुजारा करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये पीडीएफ है जरा। हाँ जी जी, कहता कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये तो बहुत आसान है, मेरा ख्याल कर लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह के कई किए हैं, ये कर लेंगे इंशाल्लाह, आसान है। इसका जवाब है 19 लाख। ये बहुत आसान है, रिसीवेबल और कैश उसने खुद बताया, ओपनिंग बैलेंस। हाँ तो 19 लाख जवाब है। जी जी जी, एक मिनट दे देना, बस 1 मिनट दे देना। एक और सवाल भी है ना जी मेरे भाई। ये वी आई है, ये लास्ट रिसेंट अटेम्प्ट में आया हुआ है ये वाला, इसका जवाब बताएं। एंडोमेंट फंड है भाई जी, एंडोमेंट फंड। अभी 2-3 सवाल इस तरह के करवा चुका हूं सर सी आएगा जी। चार्ली जवाब है जी इसका, चार्ली जवाब है। अच्छा भाई देखें, यकीन करें आप थोड़ी सी तवज्जो से पढ़े ना, 10 के 10 एमसीक्यूज आप कहेंगे कि सर इतनी आसान रिसेंट अटेम्प्ट में जो आए हुए हैं। अच्छा जी, वो पेपर दे के आया हूँ माशाल्लाह, पास करके FAR 1 का टिट्टो पार्टी करने आया हुआ है। गलत मशवरे बच्चों को दे रहा है, शर्म कर शर्म। कहता नकल अक्ल कर अक्ल। अच्छा जी भाई, एक बात और सुन लीजिएगा यार, सुने भाई सुने, कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना लगी हो तो भाई उसको किधर लेके जाएंगे? जिसके साथ फॉर नो कोरस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड, इस तरह की बातें। इसका जवाब चले बताएं IIV का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट्स? डैड रिपोर्ट्स ऑल अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू एंड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर विच नो करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्टेड फंड इज प्रेजेंटेड। पता क्या कहना चाह रहा है? कहता है आपने ना कोई फंड नहीं बनाया हुआ, रेस्ट्रिक्टेड फंड नहीं है, हाँ क्या उसका नाम है, कोई रेवेन्यू है और रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। सही है सर। इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन होती है उसको किधर लेके जाते हैं? जिसके लिए आपने सेपरेट कोई रेस्ट्रिक्टेड फंड ना बनाया हो, तो सर वो सारी की सारा जनरल फंड के अंदर ही आता है ना, इधर इधर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। सही है, इसका जवाब है जी जनरल फंड। क्या है? जनरल फंड जी, इनकम में जाएगा ना सीधा सीधा। अच्छा भाई जिसके लिए तो आपने फंड बनाया हो सेपरेट, एक तो है एंडोमेंट फंड, एक क्या है एंडोमेंट फंड, वो कंट्रीब्यूशन में नहीं जाता, बल्कि वो क्या होगा जी, कैश डेबिट हो जाएगा और एंडोमेंट फंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कंट्रीब्यूशन अगर आई, कंट्रीब्यूशन का मतलब डोनेशन है। अगर भाई कोई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, वो वाला फंड वो भी आएगा नेट एसेट्स में ही, क्रेडिट। भाई अगर कोई ऐसा फंड आ गया कि जिसके ऊपर बाहर से किसी ने क्या उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन लगाई है और आपने उसे फंड के तौर पे कंसिडर किया हुआ है, वो होगा जी कैश डेबिट और एंडोमेंट नहीं, बाहर के बंदे ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लायबिलिटी लायबिलिटी एक्सटर्नल बंदे ने, डोनर ने, तो लायबिलिटी डेफर्ड इनकम क्या हो जाएगी, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और जिसके लिए कोई सेपरेट आपने फंड ना बनाया हो, भाई वो तो सिंपल सी बात है, फिर वो तो फिर जनरल ही है ना, उसका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। सही है। और उसके अलावा क्या उसका नाम है, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ना, चलो ये भी बात सुनते जाओ भाई, ये किसके लिए बन रहा होता है, ये सरप्लस उठ के किधर जाता है, जनरल फंड। इधर आपके पास सरप्लस आ गया, क्या आ गया, एंड पे जितने सवाल किए सरप्लस आया,
भाई ये जो सरप्लस है, अगर कुछ नहीं सवाल में बताया तो इसको किस फंड में इस्तेमाल करना है? बताएं भाई बताएं। आपके पास सरप्लस आया भाईजान, सरप्लस आया, और मुफ्ती हो भाई बात सुन, ये तूने फूल पकड़ा हुआ है ना, अगर जवाब सही ना दिया ना तो हाँ इधर देख, माधे घंटे से बोल रहा हूँ। अगर मेरे भाई बात सुनना, भाई बात सुनना, अगर भाई ये मैं लेक्चर खत्म कर ला, आज हमारी क्लासेस की आखिरी बात आज की, नहीं अब अभी कुछ और भी होंगी भाईजान। इनकम में से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, आपके पास सरप्लस आ गया, सवाल के अंदर कुछ नहीं बताया कि इस सरप्लस का क्या करना है, तो भाईजान ये सरप्लस किधर जाके ऐड होता है? जनरल फंड। ये जनरल पर्पस के लिए फिर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ बताया होगा तो फिर हम जनरल फंड को डेबिट कर देंगे, फलाना जो भी दूसरा फंड होगा उसे क्या कर देंगे जी। अच्छा मेरे भाई, ये वाला हमारा लेक्चर जो है ये क्या हो गया है, इधर ही खत्म। अच्छा भाईजान, ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, आप लोगों ने इतना एहतमाम किया, तो आप लोगों के लिए भी मैं कुछ जी मेरे भाई जी सर। भाई कभी कभी ना बंदा कुछ कह नहीं पाता, तो इसलिए फिर लिख के लेके आना जो है ना, देखिए मैं ज़रा इमोशनल सा बंदा हूँ तो। अच्छा भाई बात सुने, कभी कभी ऐसे होता है कि उस्ताद जो है ना बच्चों को डांट देता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी मेरे भाई आपका फ़ायदा होता है। कभी आप क्लास में लेट आ गए, कभी आपने टेस्ट नहीं दिया, सुन लो ना यार, चुप हो जाओ, कभी आपने टेस्ट नहीं दिया, कभी आप क्लास में लेट आ रहे हैं, कभी क्या उसका नाम है छुट्टी कर ली, उस वजह से हमारा ये मकसद नहीं होता किसी की दिलदारी करना, लेकिन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर कोई इस तरह की बात निकली हो तो भाई देखें वो फिर क्या उसका नाम है, माफ़ कर दें भाई, यही कह सकते हैं हम। अच्छा मेरे भाई, ये कुछ एडवाइस हैं जी, पता नहीं दोबारा मेरी तो यही अल्लाह से दुआ है कि कभी भी दोबारा जो है आप मेरी क्लास में ना बैठें, इंशाल्लाह आप अपना पेपर पास करें। और नहीं सर, मैं तो ये 2 बस मैनेज करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं अभी, नहीं सर बस जी, अभी मैं 1 साल तक कुछ नहीं सोच सकता, अभी इन 2 के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल हूँ। सर इधर भाई, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें याद रखनी आपने, देखें हमने आपको पढ़ा दिया, सिर्फ हमारा ये काम नहीं है कि हम आपको बस ये, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ चीज़ें हमने जिस तरह अपने उस्तादों से सीखी हैं, अभी भी हम अपने उस्तादों से सीख रहे हैं। भाई ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, जो काम आपको दे दिया जाए उसके साथ इंसाफ करना है। क्या करना है? इंसाफ करना है उसके साथ। इस टाइम आपका काम है पढ़ना, मेहनत से पढ़ें, अपने अब्बा जी अम्मा जी के जो आप पे खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेहनत के साथ भाई उनको रिटर्न दें, उनकी मेहनत का उन्हें क्या दें भाई, सही को सही कहना सीखें, गलत को गलत कहना सीखें। अगर आपके अंदर ताकत है गलत को गलत कहने की तो कहें, अगर आप इस पोजीशन पर नहीं हैं तो कम से कम अपने दिल में तो भाई बुरा जाने। अच्छा सर, अल्लाह के अलावा कभी किसी से उम्मीदें मत लगाएं, कोई कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो। इससे बात सुने भाई, जब भी कोई आपको मसला पेश आता है तो अल्लाह सबसे बेहतरीन हल क्या है भाई, अल्लाह से अपनी गुफ्तगू करें ना। आप किसी इंसान को बताएंगे, दूसरे को वो बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, अल्टीमेटली आपकी इज्जत नफ्स क्या हो जाएगी, मजरूह होगी। सही है सर, इज्जत नफ्स क्या हो जाएगी सर, मजरूह हो जाएगी। अच्छा जी भाई, अपनी ख्वाहिशात को कम कर लें, सादा ज़िंदगी करें। इस टाइम जो भी आपके पास है बहुत सारे लोगों के पास तो नहीं है। जितनी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। ख्वाहिशात को कम करें, क्या करें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। भाई बात समझे हैं, किसी चीज़ की तलब है तो अल्लाह से मांगे ना, अल्लाह देने वाले हैं। किसी और को दी है तो आप भी अल्लाह से मांग लें, ठीक है सर। जितनी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़िंदगी मुश्किल भी होती है। भाई बात समझे हैं, तो फिर इंसान और तरह के कामों की तरफ देखता है कि भाई मेरे पास भी ये चीज़ आ जाए मेरे, तो इसके लिए ना फिर दूसरे हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इंशाल्लाह प्रोफेशनल्स बनना है। आप लोगों का कैफ पास होगा, फिर आपने आगे फर्म्स में जाना, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप क्या उसका नाम है फर्म्स के पार्टनर बन रहे होंगे, आप किसी कंपनी के CFO इंशाल्लाह होंगे, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई इंशाल्लाह। तो भाई आपने एक चीज़ लाजमी इंशाल्लाह करेंगे, जो मेहनत, इंशाल्लाह मेहनत का रिवॉर्ड कभी भी ज़ाया, याद रखिएगा, नहीं होने देता। तो भाई आप जिस लेवल पे भी पहुंच जाएं,
हमेशा इंसाफ के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने काम के साथ मोहब्बत करके अपना 100% देने की कोशिश करनी है। अच्छा सर, बाकी भाई उसके बाद जो है जी भाई फ़राइज़ कम अज़ कम पूरे करने की कोशिश करें। कम अज़ कम फ़राइज़ हैं जो नमाज अल्लाह ने मुझ पे आप पे फ़र्ज़ की है, कोशिश करें भाई, कोशिश करें ये मिस ना हो, ठीक है। आगे रमज़ान आने वाला है तो पता नहीं इसके बाद हमारी मुलाकात होगी कि नहीं, तो इसलिए जो है अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। तो भैया इधर की होगी नहीं, हाँ जी, नहीं दूसरा इस तरह का इन्वायरमेंट शायद तो दोबारा नहीं होता ना कि अच्छा जी भाईजान, फ़राइज़ पूरे करने की लाजमी कोशिश करें, ठीक है सर। भाई बाकी क्या उसका नाम है, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, आपने इतना अहतमाम किया, मैं तो कह रहा क्यों आप लोगों ने इतना खर्चा किया यार। अल्लाह ताला आप सबको पास करें भाई, आपको बहुत इज्जतें दें, और कभी भी आप लोगों को कभी भी कोई भी मसला हो, ठीक है सर, तो परेशान ना होइएगा, तो आपको इंशाल्लाह गाइड करने वाले बैठे हैं। अगर आप इस काबिल हमें समझते हैं तो आप किसी भी टाइम, देखिए अब क्लास में अगर होऊंगा तो उस टाइम तो मजबूरी है, ठीक है, आप किसी भी टाइम आके, मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला होता है, सही है, मैंने कुछ टाइम रखा होता है स्टूडेंट्स के लिए, आप उसमें आके अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। आप कोई भी बात, कोई भी मसला है, वो पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई और है, आप डिस्कस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका बेहतरीन आपको हल देंगे, ठीक है। उसका हल तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है ना, उसको आपको अमानत समझ के मशवरा देंगे, ठीक है सर। बाकी भाई मिलते रहिएगा, सही है सर, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जतें दे। चले जी, मेरी तरफ से यही था। हाँ, एक बात आखिरी और कि यार देखें, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मुझे इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अगर उसमें कोई कमी कुताही रह गई है तो यार वो क्या उसका नाम है, बस अल्लाह के लिए माफ़ करें। इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस अभी पेंडिंग है, मैं सारी किताब को दोबारा गो थ्रू इंशाल्लाह करूँगा। जो चीज़ें मुझे लगी, 2 टॉपिक्स में मेरी अभी भी खैर उतनी तसल्ली नहीं है, रेशोज़ में और EPS में, इसके मैं इंशाल्लाह 2-2 सवाल अच्छे और भी करवाऊँगा आपको, ठीक है जी। बाकी क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया भैया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।